किसे हैं, प्रीपोजिशन एग्जैक्टली हम कहते किसे हैं, सारे चार बेटा फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं हम, ठीक है जी। जो पीडीएफ आपको दी गई है बेटा उसी पीडीएफ से पढ़ना है भाई, ठीक है जी। हिमांशु बेटा आपका सिलेबस खत्म हो गया, कैसी बात कर दी बेटा, कुछ लोग इतने दिमाग से बेवकूफ होते हैं, मतलब हर दर्जे से बेवकूफ होते हैं, कुछ भी दिमाग में आ रहा होता है, कुछ भी प्रीपोजिशन पढ़े से वो टॉपिक खत्म कर, अरे भाई साहब उस टॉपिक में बात करेंगे यार, ये प्रीपोजिशन तो पढ़ लिया तुमने बेटा, अलग ही दुनिया में घूम रहे होते हैं भाई साहब। क्लासेस नाम का कोई अलग से टॉपिक नहीं होता बेटा, किसी एक दिन क्लॉजेस के बारे में बात कर लेंगे, टेंशन ना लो संदीप भाई। आओ भाई, तो प्रीपोजिशन के बारे में लंबी चौड़ी कहानियां समझी हैं पिछली क्लास में, और लंबी चौड़ी कहानियां में हम लोगों ने प्रीपोजिशन के बारे में समझने का काम किया कि जो प्रीपोजिशन नाम की चीज होती है ना, ये भाई तीन शब्दों का टीम होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने तीनों के तीनों शब्दों की बात कही है, क्या चीज भाई, किसी भी लिखे हुए शब्द में नाउन या प्रोनाउन से पहले हमें प्रीपोजिशन देखने को मिलती है, और इस प्रीपोजिशन को हम जब रिलेट करने का काम करते हैं, ठीक है ना जी, तो हम इसे रिलेट करने का काम करते हैं किसी नाउन के साथ, किसी भी प्रोनाउन के साथ, ठीक है जी। हम इसको रिलेट करने का काम करते हैं किसी भी वर्ब के साथ, किसी भी एडजेक्टिव के साथ, और यही कारण है कि जब ये लिखा हुआ पूरा पूरा हमारे सामने फ्रेज वर्ब या एडजेक्टिव को रिलेट करने की कोशिश करता है तो ये एडवर्ब का काम करता है, ठीक है भाई। और इसी के साथ साथ जब ये रिलेट करने का काम करता है किसको, जब ये रिलेट करने का काम करता है नाउन या प्रोनाउन को, तब ये काम करता है किसी का एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है, बिल्कुल सीधी बात है बेटा, आगे ना। ये चीज हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी है, और फिर हम लोगों ने इसी के बाद पिछली क्लास में प्यारी सी कहानी समझी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम सीधा नाउन या प्रोनाउन लिखने का काम करते हैं, इसलिए इनके बीच कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं, और इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन हमें देखने को मिलता है तो हम प्रीपोजिशन लगाकर उसे एडवर्ब में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा हम लोगों ने, कितने बच्चों ने रिवाइज किया कि नहीं किया, ये बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से बताओ फटाफट से। राजीव बेटा रिकॉर्डेड क्लास देखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, लाइव क्लास देखो, रिकॉर्डेड क्लास देखो, ठीक है ना। सिंसियर स्टूडेंट्स अक्सर रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। मैंने जितने भी सिलेक्टेड बच्चों से बात की है ना, उन सभी बच्चों ने, जो सिलेक्टेड बच्चों ने ये कहा हम लाइव क्लास में कमेंट बाजी में टाइम खराब नहीं करते थे, हम तो आपकी क्लास खत्म होने के बाद 1:30 की स्पीड से फटाफट से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास देखते थे, उसी वजह से हमारा टाइम बच जाता था, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए दो तीन क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक बार मुझे देख लेने दो कितने बच्चे अच्छे से, ठीक है कितने बच्चे अच्छे से पिछली क्लास को रिवाइज करके आए हैं, ठीक है। मैं 3 सेंटेंस आपसे एग्जाम लिख रहा हूं, ठीक है भाई। ये सिर्फ रिवीजन के लिए सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है एक एक करके। एक आंसर बना दो, मुझे आइडिया हो जाएगा बच्चों आपने कितने ध्यान से चीजों को रिवाइज किया है। आइए बच्चों, करण हेल्प रिया ब्लैंक संडे, सर हेल्प अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है जी, आंसर बनाओ। माफ कीजिएगा मेरे बच्चों, अब ध्यान से देखते हैं करण ने हेल्प की किसकी, आपने रिया की, कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद मेरे बच्चों हमें सीधा नाउन की ही लिखने की जरूरत है, ठीक है बेटा। मैं बता देना, शाबाश। संडे अपने आप में नाउन है, आप इस लिखे हुए नाउन को मुझे वेन में कन्वर्ट करना होगा, तो इससे पहले प्रीपोजिशन ऑन हमें लगानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, द स्टूडेंट्स आर लर्निंग ब्लैंक इंग्लिश ब्लैंक नाउ। अगर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स आर लर्निंग, स्टूडेंट्स इस समय सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या का जवाब हमें सीधा सीधा इस ऑब्जेक्ट ने दिया, नाउन की जरूरत है, कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है नाउ, नाउ अपने आप में खुद में ही एक एडवर्ब है, और एडवर्ब से पहले हम कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। याद है सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से, याद है मेरे भाई अच्छे से, बोलो बोलो फटाफट से। कीप द एडजेक्टिव ब्लैंक फैमिली, अब यहाँ पर दो संभावनाएं हैं, यहाँ पर दो संभावनाएं हैं, क्या संभावनाएं हैं, इस लिखे हुए एडजेक्टिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें रिफ्लेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन प्रोनाउन की लिस्ट को देखना, वहां पर हम लोगों ने एडजस्ट है, अडैप्ट है, रिकंसाइल है, ये सारी सारी वर्ब्स लिखी हैं, तो रिफ्लेक्शन की हमें जरूरत है। अब रिफ्लेक्शन के बाद हम लोगों को लिखना पड़ेगा एक प्रीपोजिशन जो इस नाउन के साथ वेयर का जवाब देने की कोशिश करे। उसने कहा एडजस्ट किया खुद को आप इन द फैमिली, राइट है ना। सवाल अगला हमारे सामने कहता है आई वाज ब्लैंक अ हरी। अब एक बात मुझे बताओ बेटा, यहाँ इस लिखे हुए हरी से पहले इस आर्टिकल एक का यूज यानी कि नाउन है, ठीक है ना जी। क्या मैं जल्दी में था, तो क्या मैं जल्दी में था, तो जल्दी में था तो इसका मतलब इसके लिए मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी चाहिए वो एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव की वजह से, लिंकिंग वर्ब की वजह से, तो यहाँ मुझे प्रीपोजिशन लगानी होगी आई वाज इन अ हरी, समझ रहे भाई, आई वाज इन अ हरी। आगे लिखा हुआ है यस्टरडे, यस्टरडे नाम में कुछ और नहीं है, एडवर्ब है, यस्टरडे नाम में क्या है, कुछ और नहीं है, नाम में एडवर्ब है। अब जब नाम में ये एडवर्ब हो गई है तो एडवर्ब से पहले कोई प्रीपोजिशन की हमें जरूरत नहीं है, ये भी क्लियर होगा बेटा, ये भी क्लियर होगा बेटा, है ना। अगला सवाल है ही केम ब्लैंक हियर, सर केम अपने में इंट्रांजिटिव वर्ब है और हियर अपने में इसकी प्यारी सी एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। आगे लिखा लास्ट वीक भी अपने में एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इससे पहले भी हम कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। भाई बात समझ में आई कि नहीं है, बोलो जरा प्यार से, ठीक है। अगर मेरे बच्चों यहाँ तक की सारी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, अगर यहाँ तक की सारी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में प्रीपोजिशन को पढ़ रहे हैं, रिवाइज करके आए हैं, ठीक है बच्चों। सारे बच्चे बताओ, लालू कुमार, नीतीश, रजनी, सोनाली, तनु यादव, बताओ, गुंजन, सब बच्चों को अच्छे से बताएं। अरे यश बाबू कहाँ चले गए भाई, भाई क्या नाम नहीं लेते, ओ गंदे बच्चे, नाम बुलाने के लिए क्लास में बताओ बेटा, तो सीखने के लिए क्लास में आओ, ठीक है। यहाँ तक की बात आपने पढ़ी है तो इसका मतलब सही डायरेक्शन में है। अब मेरे बच्चों आओ स्मार्ट लेवल पर काम करना शुरू करते हैं। आज से हम प्रीपोजिशन को, अभी तक हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर आपको जीरो लेवल पर प्रीपोजिशन की सारी सच्चाइयां बता रहे थे, अब हमें प्रीपोजिशन का सही तरह से एक एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए तैयार होना होगा। तैयार है भाई शिकारियों, अमोल चौधरी, राहुल बताओ, रजनी बताओ, आयुष भाई, अमित बताओ, रीना जी। अमित कह रहे हैं जी दो गलत हो गए बेटा, गलत हो गए ना तो पिछली क्लास को दोबारा से देखना, तब आज की क्लास को सीखने में समझने में मजा आएगा, ठीक है ना। हाँ तो अगर पिछली क्लास ठीक से नहीं पढ़ी तो खेल खराब हो जाएगा दो सारी। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को हम स्मार्ट तरीके से समझने की कोशिश करें तो इसे हम कहते हैं रिलेटिंग वर्ड, क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम प्रीपोजिशन को हम कहते हैं बहुत ही प्यारे से नाम से, इसे हम कहते हैं दोस्तों रिलेटिंग वर्ड, ठीक है। अब रिलेटिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ, रिलेटिंग वर्ड का मतलब जो रिलेट करना सिखाए, बोले हम क्या बोले भाई, रिलेट करने के लिए हमें एक छोटी सी बात समझनी होगी कि ये जो प्रीपोजिशन होती है ना भाई, हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ही इसको यूज किया जाता है, जो हमेशा किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जो हमेशा किस केस में होता है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और ये सारा का सारा लिखा हुआ जो फ्रेज हमारे सामने तैयार हुआ है, ये सारा का सारा फ्रेज या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज में काम करता है, ठीक है बेटा। सारा का सारा ये किस में काम करता है बेटा, बताओ बेटा। गोरा भाई कह रहे हैं डेली रिवीजन करवा दिया करिए बेटा, इतना मत बनो लाचार, ना 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 ना, देखो आपको खुद से पढ़कर आना पड़ेगा, उसके लिए आप ये चाहते हो सर आप ही पढ़ के दिखा दो रिवीजन करा दो, ये गलत जा रहे हो भाई, ये गलत जा रहे हो, थोड़ी सी मेहनत करो भाई, है ना। सारी नौकरी करनी है तो फिर ये कहोगे अपने नौकर को भी आप ये कहोगे, अटेंडेंट को भी ये कहोगे भाई थोड़ी सी ना तो मेरे लिए मेहनत कर लिया कर, ठीक है ना। मेरे आने से पहले सारी फाइलों पे साइन करा देना, बस देख लो, ऐसा मत करो, ठीक है भाई, ओके जी। यहाँ तक की बात समझ में हाँ ना। अब इस प्रीपोजिशन परिवार को हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये अपने अपने अलग अलग तरीके से हमें समझ आनी शुरू होती है भाई। कैसे अलग अलग तरीके से समझ आनी शुरू होती है भाई, सबसे पहली कैटेगरी हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं जनरल प्रीपोजिशन, क्या कहते हैं जनरल प्रीपोजिशन। जनरल प्रीपोजिशन का मतलब हमें क्या समझ में आता है, जनरल प्रीपोजिशन का मतलब हमें समझ में आता है एक ऐसी प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, टू, टुवर्ड्स, फॉर, ऐसी प्रीपोजिशन हमें देखने को मिलती है
ये जो जनरल प्रेपोजिशन है ये किस के बारे में हमें बताती है, कहीं पर ये टाइम के बारे में बताती है, कहीं प्लेस के बारे में, कहीं रीजन के बारे में, कहीं ये हमें डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन का मतलब आप किस दिशा में जा रहे हैं, डायरेक्शन बताने की कोशिश करते हैं, कहीं आपकी अवस्था बताने की कोशिश करते हैं, कहीं किसी चीज का पर्पस बताने की कोशिश करते हैं कि आपका किसी भी चीज को बताने का, पढ़ने का, काम करने का पर्पस क्या है, समझ। पर कभी कभी चीजों के बीच विरोधाभास बताने का काम करती है, कॉन्ट्रडिक्शन बताने का काम करती है, ठीक है ना जी। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब विरोधाभास, कभी कभी दो बातों में बिल्कुल ठीक विपरीत अर्थ बताने का काम करती है, ठीक है। कभी कभी हमें बताने का काम करती है सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे कई सारे प्रयोग हम आपके साथ इसके पढ़कर देखेंगे भाई, ठीक है। जनरल प्रेपोजिशन बहुत सारे काम करना सिखाती है, बट है ना। फिर भाई हमारे सामने एक दूसरी कैटेगरी आती है भाई, दूसरी कैटेगरी कौन सी आती है भाई, एक एक करके सीखते चलेंगे भाई, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमारे सामने आती है भाई, कौन सी दूसरी कैटेगरी आती है हमारे सामने, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अब क्या कहते हैं बेटा इसे हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में हमेशा फिक्स होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक वाक्य कहता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ, सॉरी आई एम अफ्रेड मतलब मैंने बोल दिया है ना, मैंने कहा आई एम कॉन्फिडेंट इन ऑफ टू माय सक्सेस। बताओ बेटा इसको कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स करेंगे, बताओ बताओ भाई जल्दी से बताओ बेटा, कुछ तुम्हारी पढ़ लिया करो ना बेटा। अभी मैंने यहाँ प्रेपोजिशन लिखा है, समझाना ही शुरू किया भाई, कुछ दिन पहले क्लास में आप लेट आते हो बेटा, मुझको बंद रखो, पढ़ाई पे ध्यान रखो, ठीक है। नहीं तो पता है मैं आपके मुक्का मार दूंगा, हाँ नहीं तो जोर से मुक्का मार दूंगा, ठीक है। ही हैज स्ट्रॉन्ग फेथ इन ऑफ टू गॉड। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। शाबाश अनिरुद्ध, बहुत बढ़िया। खुशी नहीं, अरे सॉरी नहीं बोलना बाबू, मैं आपको अपनी छोटी बहन की तरह डांट देता हूं, तो आप इसको बुरा मत मानना, ठीक है ना। क्योंकि मेरा एक मानना है बेटा, कोई माता पिता का अपने गुरु की बातों का बुरा मान जाए ना, तो उसको कोई भी मतलब लायक नहीं बना सकता, आप बिल्कुल नाराज नहीं होना, ठीक है बाबू। फिक्स प्रेपोजिशन कैसे काम करता है, हम कभी कभी लिखे हुए किसी वाक्य में एडजेक्टिव के बाद या फिर कुछ ऐसे हमारे सामने लिखे हुए नाउन होते हैं जिनके बाद एक कोई भी प्रेपोजिशन फिक्स करके, कोई भी एक प्रेपोजिशन फिक्स करके हम उसका क्या बना देते हैं, अपने आप में एक खास अर्थ बना देते हैं, स्पेसिफिक मीनिंग बना देते हैं, समझे, ठीक है। इसे हम फिक्स प्रेपोजिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों लिखे हुए वाक्य में क्या कहानी है। आई एम कॉन्फिडेंट इन ऑफ टू माय सक्सेस, आप कहेंगे सर कॉन्फिडेंट अपने आप में एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के बाद आई एम कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगेगा, ऑफ ने रिलेट कर दिया इस लिखे हुए नाउन के साथ, इजी। आगे लिखा है ही हैज स्ट्रॉन्ग फेथ इन ऑफ टू गॉड, आप कहेंगे सर यहाँ ही हैज फेथ अपने आप में नाउन है, ठीक है जी। नाउन से पहले ये स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, अब इस नाउन ने इस इनके साथ रिलेट किया और आगे किसी बात बता दी, गॉड की बात बता दी, ठीक है। तो एडजेक्टिव या नाउन के साथ हम प्रेपोजिशन को आगे जोड़कर लिख देते हैं, ये हमारे सामने हुई कौन सी भाई, फिक्स प्रेपोजिशन का परिवार। अब एडजेक्टिव सॉरी प्रेपोजिशन को तीसरी तरीके से हम जो यूज करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या होती है बेटा, फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है वर्ब का मुहावरेदार प्रयोग करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्ब का मुहावरेदार प्रयोग करना। अब वर्ब का मुहावरेदार प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। वर्ब का मुहावरेदार अगर प्रयोग करना है तो वर्ब के साथ हम लोगों को क्या चीज जोड़नी होगी, प्रेपोजिशन जोड़नी होगी भाई। वर्ब के साथ हमें क्या जोड़नी होगी, प्रेपोजिशन जोड़नी होगी। अब वर्ब के साथ जब हम प्रेपोजिशन को जोड़ते हैं तो इसका जो अर्थ होता है ना वो शब्दिक अर्थ नहीं होता, ठीक है ना, शब्दों से अर्थ नहीं निकलता, ठीक है ना। इसका हमेशा क्या निकलता है, भावनाओं से अर्थ निकलता है। अब ये अर्थ हमें याद करनी पड़ती है, इसके पीछे कोई टेक्निक नहीं है, इसके पीछे कोई मेरे भाई टेक्निक नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने इसी उदाहरण देता हूं भाई, लुक आफ्टर का मतलब ये नहीं होता कि पीछे देखना होता है, लुक आफ्टर का मतलब ये नहीं कि पीछे देखना होता है, समझे। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। अब यहाँ क्या है, इस लिखी हुई वर्ब के साथ ये हमने प्रेपोजिशन को जोड़ा, तो जैसे इसको हमने जोड़ा तो इसका अपना एक खास अर्थ बन गया, है ना। अगर मैं आपके सामने लुक के साथ इनटू लिख देता हूं तो आपको कैसा लुक इनटू का मतलब किसी चीज के अंदर झांकना नहीं होता, इसका मतलब किसी चीज की जांच करना होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जांच करना होता है। अगर मैं आपके सामने कहता हूं लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब होता है किसी की जब हम इज्जत करते हैं, किसी का मान सम्मान करते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ आगे ना, फाइन। तो ये भी हमें देखना धीरे धीरे कि फ्रेजल वर्ब कैसे काम करती है भाई। फ्रेजल वर्ब से प्रेपोजिशन आगे अगर हम लेकर चलते हैं तो फ्रेजल वर्ब से आगे हमारा एक और बहुत खूबसूरत काम आता है, आजकल पेपर का ये फेवरेट बना हुआ है, इसे हम सुपरफ्लॉस क्या कहते हैं, सुपरफ्लॉस यूसेज ऑफ प्रेपोजिशंस कहते हैं। प्रेपोजिशंस का सुपरफ्लॉस यूज कैसे होता है, प्रेपोजिशंस का आवश्यकता से अधिक कैसे प्रयोग होता है, ये हमारे सामने एक प्यारी खूबसूरत बात होती है। देखो बच्चों इसको तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, कैसे जानते हो, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर हम सीधा का सीधा नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं तो हमें इससे पहले कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, बोलो हां सभी भाई को याद है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं दूसरी बात आपके सामने कहूं कि कोई भी अगर हमारे सामने इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद हमें जब एडवर्ब लिखना होता है, क्या लिखना होता है, एडवर्ब। तो एडवर्ब के पहले हमें किसी भी तरीके की प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है भाई, तो इससे पहले भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो हम अभी करके आए आपके साथ बात डिस्कस, समझे, अभी डिस्कस करके आए हैं। चलो एक ही सवाल लेता हूं, बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, ठीक है जी फाइन। बेटा ध्यान से सुना दो बेटा, आकाश भाई मुझे इसकी जानकारी नहीं है बेटा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि इससे कमेंट कैसे होते हैं। अब इस लिखे हुए वाक्य को हम आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, करुणा उठती है। देखो वेक के साथ अपने नाम में क्या है, अब वेक अपने नाम में क्या होता है, सुबह का जगना होता है, आंख खुलना होता है, ये फ्रेजल वर्ब हो गई हमारे सामने, ठीक है ना। 7 AM हमारे सामने क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले हमें इसको एडवर्ब बनाने के लिए यानी कि वेन का आंसर बनाने के लिए एडवर्ब बनाने के लिए इसके साथ एट लगाना पड़ा, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि जो वेक है वो अपने नाम में इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हमारे सामने आगे लिखा है एवरीडे, सर एवरीडे भी अपने आप में क्या है, एवरीडे भी अपने आप में खुद में ही एक एडवर्ब है, एवरीडे खुद में ही एक एडवर्ब है, इसका मतलब वेन है, तो सर एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन यूज नहीं करते, इसलिए हम इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना। बात समझ में आ गई बेटा, बातें अच्छे से क्लियर होती जा रही है बेटा, ठीक है भाई, इजी। तो ये बहुत प्यारी छोटी छोटी चीजें हैं बेटा। अब हमें आपके साथ मिलकर प्रेपोजिशन को इन छोटे छोटे एरियाज में लेकर चलना है। आजकल एग्जाम सबसे ज्यादा इसी से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है ना जी। इस पर हम बहुत आराम से डिटेल में काम करेंगे। तो पहले हम आपके साथ जनरल प्रेपोजिशन समझेंगे, फिर कुछ फिक्स प्रेपोजिशन पर काम आएंगे, फ्रेजल वर्ब्स की आपको लिस्ट दी है वो ज्यादा आपको करनी है, और सुपरफ्लॉस पर भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इनको एलिमिनेट करना है। तो अब हम सबसे पहले जनरल प्रेपोजिशन परिवार से मुलाकात कराते हैं, ठीक है ना जी। तो पहले कुछ प्रेपोजिशन ऐसी जो किसी भी स्थान के बारे में जानकारी देती है, आज मेरे भाई, ठीक है ना। तो दो प्रेपोजिशन सबसे पहले लेते हैं, है ना, क्योंकि बचपन से ही इनके बारे में हमने पढ़ा है, आज हम इनको पहले पढ़ेंगे टेक्निकल तरीके से, बात समझ रहे हैं, हाँ कि ना, गॉट इट। थैंक यू सो मच रविंद्र सिंह भाई, आपका कमेंट आधा ही पढ़ पाया, निकल गया मेरी नजरों से, ठीक है। चलो भाई सारे भाई फटाफट से आ जाओ भाई, ठीक है। मैं आपके सामने धीरे धीरे जनरल प्रेपोजिशन का कांसेप्ट समझाना शुरू करूंगा भाई, ठीक है, आ जाओ बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश, बताओ बेटा ये दिखना पहाड़ी कहां पर है, हमारे कई सारे बच्चे होंगे पटना से। अक्षय कुमार बेटा लगातार नमस्ते होगी, बाबू पैर पकड़ लो भाई, पढ़ लो ना। ये बच्चे पता नहीं भगवान करे सुधरते क्यों नहीं भाई, इतनी लेट हो चुकी क्लास भाई, अभी तक लगा ही पड़ा नमस्ते नमस्ते सर ने। क्या करके मानेगा बेटा, इलेक्शन लड़वा दो भाई, वो गंदे बच्चे, इलेक्शन लड़वा दो तेरे को। भाई नहीं बजाई भाई, नमस्ते लेडीज ने 25 बार लड़के ने। निकालो भाई फिनाइल वाली चाय निकालो, ठीक है ना। शाबाश शाबाश, चलिए। अरे प्लीज भाई मैं तो फालतू कमेंटिंग नहीं करता हूं, कुछ मानते नहीं ना, क्या बच्चे मानते नहीं ना भाई। ये सही है, तुमने सही जवाब दिया सर, इसको डोली की चाय पिलवाओ, बिल्कुल ठीक बात है भाई।
चलो भाई, अब मेरे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आपने अपने आंसर्स बना लिए ही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। अब बचपन से हमने इसके बारे में क्या पढ़ा है? बचपन से हमने ये चीज पढ़ने का काम किया है कि इनका हम यूज करते हैं किसी बड़े स्थान के लिए और एट का यूज हम करते हैं किसी भी छोटे स्थान के लिए, ठीक है? ये हम लोगों ने पढ़ा, बड़ा स्थान छोटा स्थान, है कि नहीं? बड़ा स्थान या छोटा स्थान, ठीक है? लेकिन अगर हम इसको थोड़ा गहराई से समझने का काम करेंगे, समझे? अब अगर हम इसको थोड़ा सा गहराई से समझने का काम करेंगे तो गहराई से समझने का काम ये समझ आता है कि इन हम उस जगह के लिए यूज करते हैं जो चारों ओर से किसी चीज को घेर डालती है, सराउंड करती है, चारों ओर से किसी चीज को घेर डालती है, ठीक है ना? उसके लिए इन हम यूज करते हैं। सराउंड करने का मतलब चारों से घेरना, और इसी को हम एनक्लोज भी कह देते हैं, यानी कि जो चारों ओर से घेर देती है, समझ आ गया? है ना? चारों ओर से किसी चीज को घेर देने की काम करती है। लेकिन एट जब भी हम यूज करते हैं ये हमेशा क्या बताता है? एक स्पेसिफिक लोकेशन बताने का काम करता है। स्पेसिफिक लोकेशन का मतलब एक खास लोकेशन होती है जिसको आप क्या कर सकते हैं? पिन पॉइंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पिन पॉइंट कर सकते हैं। पिन पॉइंट का मतलब क्या होता है? आप गूगल मैप पे अपनी लोकेशन को पिन पॉइंट कर सकते हैं। आप जहां हैं उस लोकेशन को एक्जैक्ट पिन कर सकते हैं, ठीक है ना? अब इस कहानी को समझने की कोशिश करना भाई। मान लीजिए मेरे दोस्तों, एक हमारे सामने एक रूम है, ठीक है जी? हमारे सामने ये रूम है। अब इस रूम के अंदर अगर दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं, तो इस रूम के अंदर ये जितनी भी जगह है, ये सारी जो जगह है वो क्या है? आप बोलोगे सर ये सारी जगह जो है ना, ये सारी जगह हमारे हिसाब से क्या है? सर चारों तरफ से भरी पड़ी है ये जगह। इस पूरी जगह को हम दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे, सराउंड कर रही है, ठीक है? ये सराउंड करने का इनसे हम यूज कर दिया, है ना? अब अगर मैं आपको कहूं सर इस पूरे रूम में इस जगह पर एक लड़का दीवाना सा खड़ा है, अक्षय कुमार इसका नाम है, समझ रहे? अक्षय कुमार कहां खड़ा है? यहां खड़ा हुआ है ये लड़का दीवाना सा। तो भाई साहब इसकी जो जगह है इसको आप क्या करोगे? पॉइंट आउट करोगे, ठीक है ना? तो ये लोकेशन बताना हम किसे चाहेंगे? एक्स से बताना चाहेंगे, किसे बताना चाहेंगे? एक्स से बताना चाहेंगे। तो फिर से इसको समझने का काम करेंगे, ठीक है ना? बात समझ लें, ठीक है बेटा? इन चीजों के बारे में बिल्कुल आखिर में बात करेंगे। आप कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं, कैसे पढ़ें, अभी तो पढ़ाई की बात करेंगे ना बेटा, ठीक है? अभी पढ़ाई की बात करेंगे, ठीक है भाई? ओके, तो भाई देखो यहां हमने लिखा है इन बड़े स्थान के लिए सराउंड करें। सराउंड का मतलब चारों से घेर ले, हिंदी में लिखना बेटा, एनक्लोज चारों से घेर ले। और एट की हम बात करते हैं तो एट हमें बताने का काम करता है किसी भी छोटे स्थान के बारे में, है ना? जो एक स्पेसिफिक लोकेशन है। अब रिया रहती है कहां? कमला नगर। कहां? दिल्ली। तो दिल्ली एक बड़ा स्थान होगा इसलिए इन लगा दिया, और सब कमला नगर इसी का एक छोटा स्थान होगा, एट लगा दिया। श्रेया इज पुटिंग अप अपने आप में फ्रेजल वर्ब है। पुटिंग अप का मतलब क्या होता है? रिजाइडिंग, रहना। पुटिंग अप का मतलब क्या कहेंगे हम? रिजाइडिंग इन पटना एट बिकना पहाड़ी। साहब हमने नाउन आपके साथ मिलकर पढ़ाया था, नाउन पढ़ा था बेटा? नाउन जब हम लोगों ने आपके साथ मिलकर पढ़ा था तो नाउन के दौरान हम लोगों ने छोटी सी बात समझी थी कि अगर हमारे सामने सीक्वेंसिंग आ जाए तो हम क्या करते हैं? पहले छोटे स्थान का हम जिक्र करते हैं और उसके बाद बड़े स्थान का जिक्र करते हैं। तो सर यहाँ एट के साथ लिखा है दिखना पहाड़ी इन पटना, तो पहले हमें ये लिखना होगा बेटा और उसके बाद हमें ये लिखना होगा। तो हमारी तरफ से जो सही जवाब बनता है वो क्या बनता है भाई? बताइए भाई, हमारी तरफ से सही जवाब है जो क्या बनता है? हमारी तरफ से सही जवाब बनता है श्रेया इज पुटिंग अप एट दिखना पहाड़ी इन पटना, करेक्ट? ठीक है, करेक्ट हो गया। अगला सवाल है शेखर विल मीट अस। शेखर हमसे मिलेगा कहां पर? लाल चौक। वो कहां है? कश्मीर। कश्मीर अपने आप में एक बड़ा स्थान है सर। लाल चौक अपने आप में एक पर्टिकुलर लोकेशन है, एट लगा दीजिए। अगला सवाल हमारे सामने क्या लिखा है बेटा? बताओ जरा। अगला सवाल हमारे सामने क्या लिखा है? आप कहेंगे सर राखी एक पार्टी करेगी हल्दीराम रेस्टोरेंट में जो कि कमला नगर में है, जो कहां है? दिल्ली में है। अब इसका छोटा सा मैं चित्र बनाऊं तो चित्र क्या बन रहा है भाई? ये हमारे सामने पूरी बड़ी दिल्ली है, ठीक है? एक मिनट भाई, ये हमारे सामने पूरी बड़ी दिल्ली है भाई। इस दिल्ली में ये हमारे सामने कमला नगर है भाई, ठीक है ना जी? और ये हल्दीराम रेस्टोरेंट है भाई। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? दिल्ली अपने आप में सराउंड कर रहा है कमला नगर को, ठीक है जी? कमला नगर अपने आप में सराउंड कर रहा है किसको? हल्दीराम। हल्दीराम क्या है? एक स्पेसिफिक लोकेशन है। तो स्पेसिफिक लोकेशन के साथ क्या लगाएंगे? एट लगा देंगे। स्पेसिफिक लोकेशन के साथ क्या लगा देंगे बेटा? बताओ बताओ, एट लगा देंगे। सुमित भाई कह रहे हैं सर डाउट बहुत अच्छे से क्लियर करते हो, थैंक यू सो मच मेरे भाई। बचपन में तो ये रटाई बड़े स्थान के लिए छोटे स्थान के लिए, सर फर्क एक्चुअल में यहाँ है, इसको ध्यान से समझ लिया, इन एग्जांपल्स को ध्यान से समझ लिया तो लाइक जिंगा लाना, करेक्ट है? आगे ना अब आपकी कॉमन सेंस के क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना? कॉमन सेंस के क्वेश्चन, ये जो छोटी सी लोकेशन है ये एट है, ये जो पूरी की पूरी बड़ी लोकेशन है ये इन है। एक सेकंड में समझ आ जाएगी बात, ठीक है भाई? ओके, अब मैं छोटे छोटे सवाल को लिख रहा हूं अंदर, ध्यान से बनाने की कोशिश करना, ठीक है? पहला सवाल, ओपन योर बुक ब्लैंक, पेज नंबर 75, ठीक है? अब मुझे बताने की कोशिश करना, ठीक है? द ट्रेन इज बनाना भैया, सारे बन लेंगे बेटा वोकैबुलरी क्लासेस से, सारे बन लेंगे, कोई ऐसा वर्ड बचेगा नहीं। अगर आपने अपनी वोकैबुलरी क्लासेस ठीक से देख लिया ना तो कुछ बचेगा नहीं जो आपको परेशान करेगा। बनने भैया अब एक एक सारे आंसर मेरे साथ मिला के देखो भाई, चांसेस बन रहे हैं भाई। देखिए भाई, ओपन योर बुक ब्लैंक, पेज नंबर 75, तो पेज का नंबर अपने में स्पेसिफिक होता है, एट लगा देंगे दोस्त। द ट्रेन इज ब्लैंक, प्लेटफॉर्म नंबर 8, प्लेटफॉर्म नंबर 8 अपने आप में स्पेसिफिक बनता है इसलिए हम क्या लगा देंगे एट, ठीक है जी? अगर यहाँ नंबर 8 नहीं होता तो हम यहाँ छोड़ प्रेजेंट यूज कर सकते थे, वो क्या होगी आगे मैं बताऊंगा। हीना इज ब्लैंक डोरस्टेप, डोरस्टेप का मतलब क्या हुआ? सर ये आपके घर की दहलीज है, ये आपके घर का दरवाजा है। हीना कहाँ खड़ी है? बिल्कुल डोरस्टेप पर, डोरस्टेप का मतलब क्या हुआ? दहलीज पर, इसी वजह से ये एट लगा दिया, ठीक है जी? द ट्रेन इज ब्लैंक यार्ड, यार्ड क्या होता है? जहाँ ट्रेन के डिब्बों की मरम्मत की जाती है, तो वो क्या होगा आयुष भाई? बताओ जरा खुशी कुमारी, आपको सर वो जगह होगी जो अपने में बहुत बड़ी है, पता नहीं यार्ड में कहाँ खड़ा हुआ है, तो स्पेसिफिक लोकेशन में हम इन लगा दे रहे हैं भाई। यहाँ तक की बात समझ आ रही है भाई? यहाँ तक की बात मेरे को बच्चों अच्छे से समझ में आ रही है? बोलो जरा प्यार से, किस किस भाई का आंसर यहाँ पर गलत है बताओ मुझे फटाफट से। बढ़िया भाई, आओ मेरे भाई, धीरे धीरे ऐसे ही हम सारी तरह की प्रेपोजिशंस को समझते हुए चलेंगे, ठीक है जी? कोई बात नहीं, लास्ट वाला तो ठीक करा देंगे, चिंता करो बेटा, ठीक है? हाँ, दो, आओ भाई पढ़ना शुरू करें बेटा। चलिए कुछ और भी ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जैसे मेरे बच्चों एक एक करके समझते चलेंगे। ओन है, एक एक करके समझते चलेंगे, ठीक है? अब है, ठीक है भाई? ओके, जिन जिनके सब ठीक है वो फटाफट से मुझे चाय पे बुलाएंगे अपने घर, ठीक है? अब जिन जिनके सभी सही होंगे मेरे घर मुझे चाय पे बुलाएंगे, ला 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 ला। अब इन सभी का फर्क समझाऊंगा भाई आप लोगों को, तैयार मेरे दोस्तों? एक एक करके ध्यान से समझना। देखो भाई, प्रेपोजिशन को समझने की सबसे अच्छी चीज क्या है? प्रेपोजिशन को समझने की सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई? सर चित्र बना दो दिमाग में, ठीक है भाई मेरे? चित्र बना दो एक बार दिमाग में। अगर आपने एक बार दिमाग में चित्र बना लिया, समझे? अगर आपने मेरे बच्चों आपने एक बार अच्छे से दिमाग बना लिया अपना, मतलब चित्र बना लिया दिमाग में, तो पोजीशन को रिलेट करना आसान हो जाएगा, है ना भाई? अब देखो ध्यान से, ये हमारे सामने एक टेबल है सरकार, ये हमारे सामने एक टेबल है, ये एक प्यारा सा पंखा है, इस टेबल के ऊपर हमने रख दिया है आप लोगों के लिए एक एप्पल और यहाँ रख दिया एक फोन, तो ये एप्पल आईफोन, ठीक है जी? आगे ना अब यहाँ पर आ रहा है आप लोगों का प्यारा सा दोस्त काला नाग, समझ भाई साहब? ये आ रहा है गुस्से में, ओके? यहाँ पर बैठी है आपकी प्यारी सी घरेलू प्यारी सी चुहिया, इनका चिका इनका चिका, पढ़ लेना बेटा नहीं तो ये चुहिया आपके नोट्स को पता लगेगी, ठीक है? अब इनकी पोजीशन को हम रिलेट करना सीखेंगे आपके साथ, ठीक है? ओके, अब आपके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे बेटा? आप इनके लिए करेंगे इन सभी लिखी हुई सिचुएशंस की बड़े प्यार से धीरे 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 आपको इनकी सिचुएशन को रिलेट करना है। सिचुएशन कैसे रिलेट करना है? पहले इनको रिलेट करना है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मैं अगर एप्पल के साथ रिलेट करने की कोशिश करूं टेबल को, तो कैसे? मैं अगर इस फैन को अगर टेबल से रिलेट करना चाहूं तो कैसे, है ना भाई? मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं मेरे दोस्तों यहाँ पर इस फैन को और स्नेक को आपस में रिलेट करूं तो कैसे? अगर मैं इस रेड को टेबल के साथ रिलेट करने की कोशिश करूं तो कैसे? कैसे हुआ ये इतना जरूरी कैसे हुआ, ठीक है भाई? है ना? तो इसको समझने की अब हम आपके साथ कोशिश करेंगे मेरे प्यारे भक्तों, एक एक करके ध्यान से समझेंगे। देखिए जब इस ओन की हम बात करते हैं तो ओन ऐसी प्रेपोजिशन है जो हमें बताने की कोशिश करती है क्या? कांटेक्ट ऑफ सरफेस। क्या बताने की कोशिश करती है ये? कांटेक्ट ऑफ सरफेस, यानी कि किसी एक चीज के कांटेक्ट में एक दूसरी चीज है। क्या बोले हम? बोलो बोलो, जब किसी एक चीज के कांटेक्ट में कोई दूसरी चीज है, कांटेक्ट मतलब वो उसे छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना परी हूं मैं, ये छू देता है। अब छूने का काम कैसे हो सकता है? एच का मतलब हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है,
और भाई वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ बेटा, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कोई चीज टच कर जाए, ठीक है भाई। और वर्टिकल का मतलब ऐसी कोई चीज पर टच कर जाए, जैसे उदाहरण से समझने का काम करना, बड़े ध्यान से समझने का काम करना। ये है हमारे सामने क्या, ये है मेरे एसी का रिमोट, इसको मैंने कहां टंगा दिया, ऑन द वॉल। अब इस ऑन का मतलब क्या हुआ, वर्टिकल दीवार पे चिपका दिया, मैं कहां खड़ा हूं, ऑन द फ्लोर, डांस फ्लोर। अरे है ना, तो मैं किस पर हूं, हॉरिजॉन्टल चीज पर। क्या बात समझ पा रहे हैं, दो तरीके से चीज को रखा जा सकता है, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। सेट बॉस करेक्ट है, हाँ कि ना, ये भी क्लियर होगी बात, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे सामने ओवर लिखा है, ओवर हम कब यूज करते हैं, ओवर हम यूज करते हैं जब कोई चीज वर्टिकली किसी के ठीक नीचे है। क्या बोले हम, वर्टिकली किसी के ठीक नीचे है, नहीं ओवर के ऊपर करते हैं, कोई चीज वर्टिकली ऊपर है, ठीक है ना। और अंडर की अगर हम बात करते हैं कोई चीज वर्टिकल होकर ठीक किसी के नीचे है, जैसे मैं आपके सामने यहाँ हूं, ठीक है, मैं अगर आपके सामने यहाँ हूं, ठीक है ना, तो ठीक मेरे ऊपर ये जो लाइट है इसको क्या कहोगे, ओवर। मेरे ठीक ऊपर लाइट है तो क्या है, ओवर। लाइट के ठीक नीचे मैं हूं तो क्या कहोगे, अंडर। सेट है, हाँ कि ना। ओके, फिर आती है हमारे सामने अबव और बिलो की कहानी। अबव और बिलो की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें बताने का काम करता है या तो लेवल, या फिर ये हमें बताने का काम करता है डिग्री, या फिर ये हमें बताने का काम करता है किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट, किसी भी चीज का लेवल, किसी भी चीज की डिग्री जो अपने आप में किसी से ऊपर है, क्या है, जो किसी से अपने आप में ऊपर है, ठीक है। जो क्या बेटा, जो अपने आप में ऊपर है, करेक्ट है। जब बिलो की हम बात करते हैं तो ये भी हमें लेवल बताने का काम करता है, ये भी हमें डिग्री बताने का काम करता है, ये भी हमें रिक्वायरमेंट बताने का काम करता है। और ये बताने का काम कैसे करता है, यानी कि किसी भी चीज से जो कोई चीज नीचे आ जाए, ठीक है, किसी भी चीज से कोई चीज नीचे आ जाए, करेक्ट है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस, आई मीन चारों का डिफरेंस समझाता हूं, बड़े प्यार से समझना। देखो ये एक दूसरे के एंटोनिम है, ये एक दूसरे के एंटोनिम है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। ओके, अरे यार, अरे मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। यहाँ अगर मैं ओवर की बात करता हूँ तो ये अपने आप में अंडर हो गया है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ अबव की बात करता हूँ तो नीचे कहीं पर भी हो तो ये नीचे कहीं पर भी किस कैटेगरी में आ गया, बिलो में आ गया। एक बार फिर से समझने का काम करो, ठीक है, एक बार फिर से समझने का काम करो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं आपके सामने एग्जैक्टली यहाँ हूँ, मेरे सिर के ठीक ऊपर लाइट है ना, तो मेरे हिसाब से इट इज ओवर माय हेड, ठीक है जी। और ये लाइट के ठीक नीचे मैं हूँ तो मैं लाइट को अपने साथ कैसे कहूंगा, आई एम अंडर द लाइट, ठीक है। ओवर अंडर एक दूसरे के अपोजिट है, वर्टिकल रिलेशन के बताने का काम करते हैं, करेक्ट बात है, ये भी हमें बात समझ में आ गई। अब दोस्तों मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है जी। और मैं अगर कहूँ कि सर कमेंट वाली जो स्क्रीन है वो मेरे से ऊपर वहां है, लेकिन क्या हम एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, बोलो। तो आपको नहीं समझ, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है, मैं यहाँ हूँ वो मेरे से ऊपर वहां है, ठीक है। क्या है अपने आप में अबव बिलो का डिफरेंस, राइट, है ना। ये बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब हम समझने का काम करते हैं बेटा इस बीनीथ का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप बीनीथ की बात कर लो चाहे आप अंडरनीथ की बात कर लो, ये दोनों के दोनों शब्द एक ही होते हैं, ठीक है ना। बीनीथ की बात कर लो या अंडरनीथ की बात कर लो, ये दोनों के दोनों शब्द एक ही होते हैं, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या समझ में आता है, इन दोनों का मतलब समझ में आता है कोई भी चीज जो एक्जैक्टली क्या है, एक्जैक्टली अंडर है और एक्जैक्टली अंडर मतलब ठीक नीचे, किसी चीज के ठीक नीचे। और जब ठीक नीचे की तरफ आप जाओगे तो उसमें कोई गैप नहीं होता। अब गैप नहीं होता, इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं भाई साहब। ये है आपके जीवन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, ठीक है जी। और ये है आप लोगों का अपना क्या भाई, देखो जरा पहचानो ध्यान से, ये आप लोगों का क्या अपना प्यारा खूबसूरत सा बेड, ठीक है जी, है ना। ये अपना क्या चीज बेटा, ये आपका अपना खूबसूरत बेड, ठीक है। अब इस बेड के नीचे का जो हिस्सा है ये आपका सबसे ज्यादा जरूरी ठिकाना है, किसी का ठिकाना है भाई। यहीं पर आपके हरे हरे जूते पार्किंग में लगाए जाते हैं, है ना। यहीं पर मम्मी का जो हथियार है, यानी कि मम्मी की जो झाड़ू है, इसी के नीचे ठूसी जाती है ना। आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो, कुछ भी आपने खाया और खाया और ये ठूस दिया, मैं ठीक है भाई। तो चाहे सब आप इन दोनों चीजों को, इस लिखे हुए बेड को, ठीक है, और इस नीचे जो इसके ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना, जूते हो झाड़ू कुछ भी हो, ये एक्जैक्टली इसके नीचे है और इनके बीच कोई भी गैप नहीं होता। बात समझ रहे भाई, बात समझ आ गई बेटा, ठीक है, हाँ कि ना। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। इनके बीच गैप नहीं होता, इसलिए मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, इसलिए अगर वाक्य मुझे बनाना हो तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स आर बीनीथ द बैट, यानी कि बेड के ठीक नीचे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। ये भी समझ आ गई बात भाई, हाँ कि ना। ये बात समझ में आ गई, ओके ओके। अब ये जो हमने यहाँ पर छोटा सा मजाक किया था, छोटे से पिक्चर से सभी आंसर मिलकर बनाते हैं। ध्यान से देखते हैं, एप्पल टेबल, एप्पल और टेबल एक दूसरे के कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस पर है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन लगा दिया, खत्म हो गई बात। सर रेड टेबल एक दूसरे के ठीक नीचे है भाई साहब, रेड है कि नहीं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया भाई, अंडर लगा दिया। मैं अगर इस फैन को स्नेक को आपस में रिलेट करूं तो फैन ऊपर है कहीं दूर है, कोई चीज ऊपर होना कहीं दूर होना, अब हो गया, ठीक है भाई। अब फैन और टेबल का मतलब क्या होगा, सर फैन एक्जैक्ट किसी के ठीक नीचे है लेकिन गैप है दोनों में, तो हमने इसको क्या कह दिया बेटा, बताओ बताओ। तो आप इसको क्या कहेंगे बेटा, आप इसको कहेंगे फैन और उसके बाद क्या कह देंगे, ओवर कह देंगे, फैन ओवर टेबल, खत्म हो गई बात, हाँ कि ना, ठीक है जी। चलिए भाई, ये भी हमें समझ में आ गया, ठीक है जी, फाइन। अब मेरे दोस्तों यहाँ से थोड़ा आगे हम चलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको तीन सवाल दूंगा, तीनों सवालों के आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। पहला सवाल, आई एम ब्लैंक द स्काई, यू आर ब्लैंक सीसीटीवी, ठीक है भाई। तो ये हमारे सामने हो गया दूसरा वाक्य, ठीक है, ओके, शाबाश। चलो मेरे भाई, बेटा करियर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, करियर में कोई वैकेंसी नहीं है, आप प्लीज क्लास में पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, प्लीज। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो उसका फोकस करो बेटा, प्लीज। चलो मेरे भाई फटाफट से आंसर बना रहा हूँ। अब इन तीनों के आंसर्स बनाने में मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ध्यान से समझने का काम करेंगे। लिखा आई एम ब्लैंक द स्काई, स्काई कहां है, स्काई कहां है, सर मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां पर खड़ा हूं। आसमान है कहां, आपको समय अगर ठीक अपने ऊपर देखूंगा तो आसमान है, मैं अगर उधर देखूंगा तो आसमान है, अगर मैं कहूंगा उधर देखूंगा तो भी आसमान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे ऊपर आसमान का होने का मतलब समझ में आ रहा है कि आसमान मुझे पूरी तरीके से क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ओवर और अंडर के अंदर हमें एक और प्यारी सी चीज जुड़ी हुई समझ आती है, क्या, जिसे हम कहते हैं कवरिंग सेंस। क्या चीज समझ में आती है, कवरिंग सेंस, यानी कि कोई किसी चीज के ऊपर होकर या कोई किसी चीज के ठीक नीचे आकर उसको पूरी तरह से घेर ले, कवर करके, उसी को हम कहते हैं कवरिंग सेंस। तो यहां पर हमें क्या कहना होगा, आई एम अंडर द स्काई, है ना, आसमान ऊपर है, पूरे को घेरे हुए अंडर द स्काई, यू आर ब्लैंक सीसीटीवी सर्वेलेंस। अब सीसीटीवी सर्वेलेंस का मतलब क्या हुआ, मान लो ये एक रोड है, आप यहां खड़े हैं, ठीक है, यहां एक खंभा है भाई साहब, और इस खंभे पर एक इस तरीके का कैमरा लगा हुआ है मेरे भाई, ठीक है ना, इस पर कैमरा लगा हुआ है। तो सर कहने के लिए हम सिर्फ कैमरे की पोजीशन बताएं तो हम कहेंगे देयर इज अ कैमरा अबव मी, करेक्ट है ना। लेकिन अगर इस कैमरे को ध्यान से हम देखें तो कैमरा क्या कर रहा है, कवर कर रहा है सारी चीजों को, इसी की वजह से हमें कहना होता है यू आर अंडर द सीसीटीवी सर्वेलेंस। क्या आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अच्छे से, क्या आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, ठीक है जी। कवरिंग सेंस इसमें जुड़ी होती है, करेक्ट। अगले सवाल पर आ जाओ, संदीप इज स्लीपिंग ब्लैंक फैन। अब ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। चलो इसलिए फिर से चित्र बनाता हूं, प्रीपोजिशन को समझने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या है, अपने दिमाग में वो चित्र बनाओ जहां दो शब्दों की पोजीशन को रिलेट हम कर रहे हैं, बहुत आसान हो जाएगा। अब एक सिचुएशन समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है जी। ये एक पंखा है, ठीक है जी, ये पंखा है साहब, एक ही परिवार के लिए हम तो परिवार में रहे हैं भाई, तो हमें पता है ये हमारा बेड हुआ भाई साहब, ठीक है जी, ये हमारे अब्बू का, ठीक है जी, बेड हुआ भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर भाई साहब पापा के पास भाई साहब मम्मी का बेड होगा भाई साहब, ठीक है ना, बेड मतलब चारपाई होगी भाई साहब, ठीक है ना। अब सिचुएशन क्या है मेरे बच्चे, यहाँ से पंखा चल रहा है और उसकी हवा यूं लग रही है, तो मैं यहाँ इसका मतलब क्या समझ पाया, बताओ जरा मुझे, यहाँ इसका मतलब क्या समझ पाया भाई। आपको पंखा अगर चल रहा है, पंखा अगर दूजी चल रहा है तो पंखे की हवा की जो फैलावट है वो सभी को होने को कवर कर रही है, पंखे की हवा जो फैलावट में है वो सभी को कवर कर रही है। तो संदीप स्लीपिंग ज्यादा अच्छा है क्या कहकर अंडर द फैन, समझ में आ गया। इसका एक्जैक्टली मतलब हमें ये समझ में आता है, पंखा चल रहा है और पंखे की हवा के नीचे वो इंसान सो रहा है। अब समझ में आ गया भाई, अरे है ना, ठीक है। चलो अब आपके सामने सिचुएशन बना रहा हूं, मान लीजिए आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हो, ठीक है जी, ये आपकी टेबल है, ठीक है जी, ये आपकी भाई साहब चेयर है, यहाँ पर आप बैठ के भाई साहब मेरे भाई पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप बैठ के पढ़ रहे हो और यहाँ पर आपके सामने लगा हुआ है एक एसी, ठीक है जी, ये एसी चालू है, ठीक है ना। तो आप इसके लिए वाक्य क्या मतलब प्रेजेंटेशन फिट करेंगे, ठीक है ना जी, यानी कि आई एम स्टडीइंग ब्लैंक द एसी। बताओ बेटा क्या फील करोगे। आशीष भाई हमारे करियर पर कोई वैकेंसी नहीं है बाबू, पैर पकड़ रहा हूं भाई, भाई पैर पकड़ रहा हूं, प्लीज पढ़ लो ना भाई, पढ़ लो ना प्लीज। तो अभी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब हम सबको पढ़ रहा है, इसका मतलब जो एसी की चलने की हवा के साथ होता है कवरिंग सेंस हो रही है, इसी की वजह से यहाँ अंडर ही कह देना अपने आप में सही है, बराबर है ना। क्या बात समझ में आ रही है। अब अगर यहाँ पर मैं कहने की कोशिश करता हूँ टेबल,
इज ब्लैंक। मैं अगर आपके सामने ये कहता हूँ द टेबल इज ब्लैंक द एसी, तो आप क्या कहेंगे? एसी की फुल फॉर्म तो एयर कंडीशनर ही होती है, ठीक है। अगर मेरे भाई मैं सिर्फ टेबल को ही रिलेट करने का काम कर रहा हूँ तो क्या कहोगे? बताओ जरा। अगर मैं सिर्फ टेबल को रिलेट करने का काम करूँ तो क्या कहोगे? बताओ बताओ। तो आप कहोगे सर कॉमन सेंस की बात है, टेबल का एसी के चलने से कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। टेबल का चलने से कोई फर्क नहीं पड़ना, तो टेबल की पोजीशन को हम एसी की पोजीशन से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम इन दोनों के लेवल की बात कर रहे हैं। जब लेवल की बात कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? द टेबल इज बिलो द एसी। क्या आपकी बात समझ में आई बेटा? यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाते चलनी है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर रटना नहीं है इसके साथ ये आता है। जो भी बच्चा ये सोच चलेगा ना कि इसके साथ ये आता है तो वो समझ लो अपने आप को बर्बाद कर देगा भाई। समझ गए भाई? चलो जो सवाल दे रहा हूँ आंसर बना कर दिखाएं, ठीक है। आंसर बना कर दिखाएं। अब इनका आंसर समझने की कोशिश करेंगे, बना कर दिखाएंगे। स्मीयर का मतलब होता है रंग देना, स्मीयर का मतलब होता है रंग देना, ठीक है जी। माइंड का मतलब ध्यान देना, माइंड नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है मस्तिष्क, वर्ड की तरफ से तो इसका मतलब ध्यान रखें या ध्यान देना या ध्यान देना। चारों में आंसर सुना के फटाफट से बराबर। तो आंसर बना रहे बच्चों, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आंसर बनाने शुरू कर देते हैं भाइयों के लिए। देखिए भाई, देयर इज अ डार्क स्पॉट ब्लैंक हिज फॉरहेड। तो भाई साहब किसी भी इंसान का, लो भाई साहब समझने के लिए ये चित्र बनाता हूँ, ड्राइंग दिखाने के लिए चित्र नहीं बना रहा भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई साहब, यहाँ से उसकी क्या हो गई है, ये क्या हो गई भाई साहब, जुल्फे हो गई है, ठीक है। ओके भाई, अब इस सिचुएशन में हमने क्या कहा भाई, किसी भी इंसान के लिए हमारे सामने क्या होगी भाई, इस इंसान के सामने हम बात कर रहे हैं तो देयर इज अ डार्क स्पॉट, ये उस इंसान का फोरहेड है। पहले समझ लेना भाई, ये तो उस इंसान का हेड है और ये फोरहेड का मतलब हो गया उस इंसान का माथा। फोरहेड को ही हम कहते हैं हिंदी में क्या चीज, माथा कहते हैं, राइट है ना, इजी। अब अगर हम समझने का काम करते हैं तो यानी कि तो पर्टिकुलर लोकेशन हो रही है उसके माथे पर, अगर पर्टिकुलर लोकेशन है तो हम एट लगा देंगे, शी स्मीयर्ड द गुलाल हिज फोरहेड। अब एक समझने की कोशिश करेंगे बात भाई, मान लीजिए उस लड़की ने उसके माथे पर क्या है, पूरा गुलाल लगा दिया, ये फोरहेड है भाई, ये गुलाल उसके माथे पर लगा दिया। आप अगर महाकाल जी के दर्शन पर जाते हैं, आप अगर महाकाल जी के दर्शन पर जाते हैं, आप अगर मतलब वृंदावन जाते हैं, ठीक है ना, तो जब ऐसे जगह दर्शन पे जाते हैं तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं पंडित वगैरह वो पूरे माथे पर लगा देते हैं, मेरी बात समझ में? तो इस पॉइंट से हमें क्या समझ आया बेटा, इस पॉइंट से हमें समझ में आया कि सर जी ये तो अपने आप में क्या हो गया, कवरिंग सेंस है, कवरिंग सेंस होगी तो हम ओवर लगा देंगे सर, ठीक है। कवरिंग सेंस पूरे फोरहेड को ढक दिया। हनी सिटिंग ब्लैंक फैन, सर यहाँ पर हम अगर समझने की कोशिश करते हैं, अगर ये फैन ऑफ है, ठीक है ना, यानी कि मैं अगर इस फैन की सिर्फ फिजिकल लोकेशन बताने का काम कर रहा हूँ, फिजिकल लोकेशन की बताने की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे मामले में हमें कहना होगा बिलो, ठीक है। और अगर ये जो पंखा है वो अगर पंखा अपने आप में ऑन है, इसका मतलब क्या होता है, वह इंसान पंखे की हवा खा रहा है, ठीक है ना, यानी कि वह पंखे की अगर हवा खा रहा है, पंखा चला हुआ है, तो ऐसे मामले में इस ऑन का मतलब चालू है, ठीक है ना। तब हमें लिखना होगा ही सिटिंग अंडर द फैन। प्रेपोजिशन लिखते ही मैंने क्या कहा, प्रेपोजिशन लिखते ही उसका मीनिंग बदल जा रहा है, प्रेपोजिशन लिखते ही उसका मीनिंग बदल जा रहा है। सर अंडर लिखते ही समझ आ रहा है कि पंखे की हवा खा रहा है, इसका मतलब पंखा चालू है, इसलिए सिटिंग अंडर द फैन। बेटा टेबल हवा लगी उसको, अगर मैं पंखे को बंद करके उसे फिजिकल लोकेशन बताऊं तो आप बिलो लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझ में आ गई है ना। अब हमारे सामने माइंड माई टिकट योर फीट, भाई किसी इंसान का पैर है, भाई किसी इंसान का ये पैर है, ठीक है ना, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है भाई साहब। ये किसी इंसान का पैर है। अब भाई साहब मान लीजिए आपकी ट्रेन की टिकट थी और उसकी ट्रेन की टिकट आपके उस इंसान के पैर के नीचे दब गई है। अब आपको एक्जैक्टली नीचे कोई गैप नहीं है तो इस मामले में हम क्या लिख देंगे, बीनीथ के अलावा लिख नहीं सकते हैं सर, समझे? कॉमन सेंस की बात है भाई, ठीक है जी, इसमें दिक्कत नहीं भाई, फाइन। तो इस तरीके से हमें कभी-कभी लिखे हुए सवालों के अंदर परसेप्शन जिसे हम कहते हैं, दिमाग में चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मेरे बच्चों को ये वाली बात समझ नहीं आ रही है, ये जो लेवल डिग्री रिक्वायरमेंट है इसको थोड़ा विस्तार से समझा दो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो भाई, जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूं किसी मूवी को देखने के लिए अबव 18 जो है ना, अबव 18 का मतलब 18 वर्ष से ज्यादा के लोग ही वैसी फिल्में देख सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। मैं कहता हूं पानी का जमना शुरू होता है 4 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है ना जी, 4 डिग्री सेल्सियस से जमना शुरू होता है, मेरी बात समझ रहे हैं। सर मैं अगर कहूं कि किसी भी फैक्ट्री में बिलो 18 जो लड़के होते हैं उनको काम करने की इजाजत ही नहीं होती है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, है ना, ठीक है ना। आप लोग कहीं अगर किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहां लिखा मिलता है यू आर, ठीक है ना, 3000 फीट अबव द सी लेवल। ये क्या है हमारे सामने, बताओ जरा, ये क्या हमारे सामने। अब आप कहोगे सर ये सारे अपने आप में किसी लेवल को बताने का काम करते हैं, या अपने आप में क्या है, किसी चीज की डिग्री को बताने का काम करते हैं, क्या आपकी बात समझ में आ गई है ना, ठीक है बेटा, करेक्ट बेटा, ये भी हमें बात समझ में आ गई, ठीक है ना, है ना, ओके ओके। अच्छा मैं एक सेंटेंस आपके सामने कहता हूं, आई एम स्टैंडिंग ब्लैंक, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिख दिया द ताजमहल। ताजमहल देखने गए होंगे आप लोग, ताजमहल देखने गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो जब ताजमहल आप देखने का काम कर रहे हो तो ताजमहल कहां होता है सर, ताजमहल देखने जरूर जाना भाई, जिंदगी में कुछ दिखाना देखा, पहले इस तरीके का पूरा प्लेटफॉर्म है, इसके बाद इस तरीके का प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर इस तरीके का ताजमहल बना हुआ है भाई साहब। यहां पे मीनारें खड़ी रखी हैं, सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारें, कैसे करोगे रिलेट इस चीज को, उस पॉइंट को समझने की कोशिश करना है। कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आई एम स्टैंडिंग बिलो द ताजमहल, ठीक है भाई, ओके है ना। चलो अब ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब इस बातचीत के आगे हमें थोड़ा और लेके चलना है आप लोगों को, ठीक है ना, यहीं पर लिख देता हूं साथ साथ। कभी कभी हम ओवर के साथ नहीं, अगले पेज में आ जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हम ओवर या अंडर को जोड़कर चलते हैं, क्या कहा भाई, मैंने कहा कभी कभी हम कुछ शब्दों के साथ ओवर या अंडर को परमानेंट जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है जी, है ना, ठीक है। जब पहली बार हम इनको आपस में ओवर अंडर के साथ जुड़ा हुआ देखे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके साथ ये जुड़े हुए नजर आते हैं, थोड़े से आप भी बनाकर दिखाएंगे। जैसे मैंने कहा ओवर एज, मैंने कहा ओवर एस्टिमेट, ओवर एक्टिंग, ओवर हियरिंग, कुछ शब्द आप अपनी तरफ से बना के दिखाएंगे फटाफट से। ओवर जोइड, बहुत ज्यादा खुश हो जाए, जरूरत से ज्यादा किसी को काम का पैसा मिल जाए, ओवर पेड, ठीक है, कुछ अंडर से भी बना देते हैं, अंडर एस्टिमेट, एस्टिमेट, अंडर एज, अंडर पेड, तनख्वाह जितनी मिलनी चाहिए उतनी तनख्वाह नहीं मिलती, उसे हम अंडर पेड कह देते हैं, राइट है ना, फाइन फाइन। अच्छा कुछ मिक्स वर्ड्स लिख देता हूं, लड़कियां ओवर रिएक्ट कर देती हैं कभी कभी, है ना, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कुछ लोगों को, ये सारे शब्द अंडर या ओवर के साथ मिलकर बना दिए जाते हैं, ठीक है जी, ओके ठीक है भाई, ओके भाई, थोड़ा सा यस 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 बहुत ही बढ़िया जी, याद समझ में आ गया। हाँ, ओके हम इसी ओवर को अंडर को स्पोर्ट्स की भाषा में भी यूज होता हुआ देखते हैं, इसी ओवर को अंडर को ही हम स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में भी यूज होते हुए देखते हैं, ओवर के साथ अंडर के साथ। स्पोर्ट्स की भाषा अलग ही तरह की भाषा होती है, खेल की भाषा अलग ही भाषा होती है। जब खेल की भाषा में हम जाते हैं ना तो उसके पीछे ग्रामर काम नहीं करती है, ग्रामर से परे चलता है, कैसे परे चलता है थोड़ा सा समझाने का काम करता हूं। जैसे मैंने आपके सामने कहा ओवर 19 अंडर 19 मैच होते हैं, ठीक है ना, जैसे अंडर 60, ठीक है जी, रेसलिंग मैचेस होते हैं, ठीक है, विनिंग क्या था भाई, अंडर 60 का होता ऐसे ना, कुछ ऐसे होता है। तो स्पोर्ट्स में अंडर ओवर का ही यूज किया जाता है स्मार्ट भाषा में, ठीक है भाई, ओके। कुछ और भी शब्द बनाना चाहें तो इससे जुड़े हुए खेल से संबंधित बना सकते हैं, मतलब वेट के लिए होगा, एज के लिए होगा, ये खेल से संबंधित शब्दों के साथ बना सकते हैं, ठीक है भाई। अब भाई अब लेके चलता हूं थोड़ा सा आगे,
प्रेपोजिशन जब इन की हम बात कर रहे होते हैं तो प्रेपोजिशन जो इन है अपने आप में वो कितने अर्थ बनाने की कोशिश करता है? प्रेपोजिशन इन अपने आप में तीन अर्थ बनाने की कोशिश करता है। पहला अर्थ बनाने की कोशिश करता है इनसाइड, यानी कि किसी चीज के अंदर इसका अर्थ बनता है, ठीक है जी। दूसरा अर्थ अभी हम पढ़ रहे हैं सराउंड। सराउंड का मतलब होता है जो किसी चीज को घेर लेता है, घेर लेने का मतलब होता है जो चारों ओर से किसी भी चीज को कवर करने का काम करता है। ये बात समझ में हाँ कि ना? क्या बात समझ में आ रही है? जो किसी भी चीज को चारों ओर से कवर कर लेता है, समझ आ गया? ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और इसी का तीसरा एक और मीनिंग होता है जिसे हम कहते हैं सबमर्ज। सबमर्ज का मतलब होता है किसी चीज के अंदर कोई चीज धंस जाने का एहसास हमें देखने को मिलता है। किसी चीज के अंदर कोई चीज धंस जाने का एहसास होता है। जब इनसाइड के अंदर का मीनिंग होता है तो इसके अंदर एक चीज और जुड़ी होती है जिसको हम कहते हैं इनके बीच कोई गैप नहीं होता। इनके बीच कोई गैप नहीं होता। ये बात समझ में? वैभव शाह ने पूछा आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद क्या कुछ और भी पढ़ना होगा? सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी बेटा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए वैभव इसके अलावा द इंग्लिश एक्यूमेंट से और ज्यादा मेहनत करनी होगी। आप अपने स्कोर को और अपने कॉन्फिडेंस को अच्छे से इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है? ओके, धंस जाना इसका अर्थ निकलता है डूबना, समा जाना, समझ? जैसे एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, मान लीजिए इस जमीन के ऊपर नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है, ठीक है साहब। अब मेरे भाई आप इसमें क्या है, पैर रख के चल रहे हैं, ये है आपका पैर, ठीक है, ये है आप लोगों का पैर, ठीक है। तो आप इसको क्या कहोगे? आई एम वॉकिंग इन द रिवर, क्या कहेंगे? आई एम वॉकिंग इन द रिवर, बट पॉइंट आई एम वॉकिंग इन द रिवर। तो इनका मतलब क्या हुआ? आपका पैर इस नदी के पानी के अंदर धंस गया, है ना? अब मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, आप इन तीनों के मीनिंग फिट करके दिखाएंगे। मैंने आपको कहा द अर्थ इज यूनिक इन आवर सोलर सिस्टम। अब बेटा इनका मीनिंग आपके हिसाब से कौन सा फिट बैठ रहा है? 1 2 3 करके बताओ फटाफट से, ठीक है। आई एम इन माय रूम, ठीक है। आई हैव 300 रुपीस इन माय पॉकेट। ही इज स्विमिंग इन द रिवर। बनाने की कोशिश करें, शाबाश 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 शाबाश। ठीक है भाई, तो इन सारे आंसर्स बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो। सर जी अर्थ इज यूनिक इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सराउंड कर रहा है, उसमें कहीं पर बीच में हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी अर्थ घूम रही है, पहला, ठीक है जी। सॉरी पहला नहीं, दूसरा सराउंड कर रहा है, चारों से घिरी है हमारी पृथ्वी पूरे सोलर सिस्टम से। आई एम इन माय रूम, सर रूम के अंदर मैं बैठा हूं तो पूरा रूम मुझे घेरे बैठा है, खत्म हो गई बात, समझ में आ गई? आई हैव 300 रुपीस इन माय पॉकेट, यहां इनका मतलब क्या है? सर पॉकेट में और पैसे में गैप नहीं है, तो इनसाइड का मीनिंग पहला हो गया, ठीक है। ही स्विमिंग इन द रिवर, सर उसका नदी में तैरना है, सामने नदी के अंदर धंस गया है, डूब गया है, समा गया है, तो ये होगा नंबर हमारे सामने, सॉरी नंबर 3। बेटा डिफरेंस समझ में आ गया? इनके अलग-अलग कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, है ना? है ना? चलो अब इसको थोड़ा और बड़े लेवल पर लेके जाओगे, आप इसमें क्या कहोगे? आई हैव सम डाउट्स, आई हैव सम डाउट्स इन दिस टॉपिक। अब इस इनका मतलब यहां पर क्या समझ आएगा? धीरे-धीरे समझने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो। तो आप यहाँ क्या करोगे भाई? आई हैव सम डाउट्स, मेरे कुछ डाउट्स हैं किसमें? इस टॉपिक में। कौन से टॉपिक में? इनसाइड का कोई सेंस नहीं है, सराउंड, यानी कि जो पूरा टॉपिक चल रहा है ना, समझ रहे? इस टॉपिक के अंदर कहीं कहीं कुछ मेरे को पॉइंट समझ नहीं आ रहे हैं, राइट? तो ये चीज बताने का काम कौन सी कैटेगरी में होगा? सराउंड कैटेगरी में होगा, ओके फाइन, ओके। अब देखो कोई भी बात मैं आपके सामने बनाता हूं ना, मैंने आपके सामने कहा आई एम एट, आई एम गुप्तास टी स्टॉल इन माय स्ट्रीट। आपने अपनी लोकेशन किसी इंसान को बताई है, सर पूरी की पूरी गली क्या कर रही है? पूरी की पूरी गली घेरे हुए है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ इन हमने लगा दिया, सर मैं गुप्ता जी के टी स्टॉल पर हूँ, ये मेरी अपने स्पेसिफिक लोकेशन है, समझ रहे? अगर इसी चीज को मैं एक चित्र से समझने का काम करूं तो क्या समझ में आया भाई? साहब ये हमारी पूरी पूरी जो है वो गली जा रही है, ठीक है जी। आप कहां खड़े हैं? गुप्ता जी अपना चाय का टपरी लगाए खड़े हैं, आप यहाँ उसके पास खड़े हैं, समझ में आई मेरी बात भाई? गली तो पूरी पूरी घेरे रखी है, इसमें पर्टिकुलर लोकेशन आपने बताई है, वो ऐसे बताती है। अब अच्छे से क्लियर हो गया बेटा? अब अच्छे से क्लियर हो गया बेटा? फाइन, ठीक है, ओके भाई। अब एक आखिरी बात को मुझे आप लोगों को समझानी है, आखिरी बात को लेकर चलता हूं बेटा। इस बात के लिए हम लंबी मेहनत कर रहे हैं। इन और उन आपस में लड़ाई करते हैं कई बार, इन और उन आपस में लड़ाई करते हैं भाई साहब। आओ देखो ना, तो मैं आपके सामने ब्लैंक्स के कुछ सवाल दे रहा हूं, ठीक है। फटाफट से इन या उन इनमें फिट करते चलना भाई। मैन फ्लोर, ठीक है, मैन स्टूल, मैन चेयर, फटाफट से आंसर बनाते चलना भाई, ठीक है। मैन बाइक, मैन, मैंने पूरा वाक्य नहीं लिखा आपके सामने, मैं सीधे सीधे फ्रेजेस से आप लोगों को देखना चाहूंगा कि आपका परसेप्शन कितना स्मार्ट है। फटाफट से भाई खटाखट, अब हाथ नहीं रोकना, दाएं बाएं नहीं देखना, समझ लो बेटा। जो इन्हें आंसर बनाएगा वो अपने गर्लफ्रेंड का प्यार पालेगा भाई, ठीक है भाई। मैन बोट, मैन बेड, बैठने का काम यानी कि सिट्स, मैन बेड, उसके बाद मैंने क्या कह दिया, ठीक है, स्लीप्स, ठीक है। मैन बनाने की कोशिश करो भाई, अब दिमाग लगाने की कोशिश करना। मैन ट्री, मैन करने की कोशिश करना भाई, शेड ऑफ द ट्री। बाबू किसी बच्चे को लगता है कि क्लास का टाइम खत्म हो गया तो क्लास छोड़ के जा भी सकता है, मेरी तरफ से कोई मजबूरी नहीं है। और जिस बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट पूरा है वो अपना पढ़ सकता है। अगर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया जा रहा है ना, तो भाई उसको आप मजे से पढ़ने का भी काम करो, ठीक है भाई। हमारा काम है बस पढ़ाने का। अगर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी जो चीज है तो बेटा उसके लिए हम मेहनत करेंगे, ठीक है जी। चलो भाई आंसर बनाते रहेंगे, मेरे साथ साथ सीखते भी चलेंगे, सिखाते चलो बेटा। आज भाई पढ़ते चलेंगे, साथ साथ सीखते चलेंगे। देखो मैन फ्लोर, मैन फ्लोर का मतलब क्या हुआ? अरे मान लीजिए हमारे सामने ये फर्श है, इस पर अगर किसी भी इंसान को हम इस तरीके से बैठा देते हैं तो क्या कहोगे सर? आप कहोगे सर कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस है, खत्म कर दो बात, बात खत्म होगी सर। ठीक इसी बात को हम दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब ये एक हमारे सामने स्टूल है भाई साहब, इसके ऊपर एक इंसान यूं बैठा हुआ है भाई साहब, ये बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस ऑन लगा दिया। जब हम चेयर की बात कर रहे होते हैं ना, जब हम चेयर की बात कर रहे होते हैं तो चेयर के अंदर मामला अलग हो जाता है भाई साहब। चेयर में खास बात क्या है? चेयर के अंदर एक स्टूल ही होता है, ठीक है, जिसके पीछे एक बैग लगा दी जाती है, हाथ लगा दिए जाते हैं, इस तरीके से, है ना भाई साहब। तो अगर चेयर को ध्यान से समझने का काम करते हैं तो चेयर के अंदर दोनों ही मीनिंग बन जाते हैं। कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस स्टूल की तरह से देखें हम, ठीक है ना, और जब हम उसके हाथ लगा देते हैं ऐसा लगता है कि कोई इंसान उसके अंदर घुस के बैठ गया है। तो बेटा चेयर के साथ हम ओन भी ठीक मानते हैं, इन भी ठीक मानते हैं, ज्यादा ठीक हम इन मानते हैं, ओन भी लग जाता है, इसमें कोई गलती नहीं है, ओके। आगे हमारे सामने आता है लेफ्ट, सॉरी बाइक। बाइक पर आप जब बैठते हैं तो कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस ही होता है, तशरीफ ही तो दिखाते हैं आप, है ना। मैन कार, सर कार की बात कर रहे हैं, कार वाली दिया, हटा दो यही देते हैं, ठीक है ना। अगर हम कार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कार है क्या? बताओ, क्या स्टीयरिंग कार है, क्या सीट कार है, क्या दरवाजे कार है, क्या छत कार है? कार है तो है क्या? आपको मुझे कार का मतलब होता है चारों से घेर देने वाली चीज कार हो गई। लेफ्ट क्या होता है बेटा? लकड़ी के इस तरीके से फट्टे जोड़कर पुराने जमाने के लोग समुद्र यात्रा करते थे, ठीक है भाई। इसके ऊपर बैठकर अपना यात्रा कर रहे होते थे, पुराने जमाने की बात है भाई साहब, आदमी के हाथ में चप्पू होता था, पुराने जमाने की बात है, ठीक है। तो कोई बिल्कुल जायज बात समझ में आ गई, हाँ ओन लगा देंगे, ठीक है। बोट में और लेफ्ट में क्या फर्क होता है? सर जब आप बोट की बात करते हैं तो इसकी साइड में इस तरीके की छोटी-छोटी दीवार बना दी जाती है कि नहीं भाई? इस तरीके की इस तरह से दीवार बना दी जाती है, तो क्या हो गया? तो सर आप यहाँ पर बोट में क्या कर दिया? इस इंसान को चारों से घेर दिया है ना भाई साहब, इसलिए बोट की बात करते हैं तो इन हम लगाते हैं, ठीक है जी। अब ध्यान देना भाई, सर अगर हम मैन को बेड से बैठने के लिए रिलेट करते हैं तो ये मीनिंग निकल कर आता है स्टूल वाला ही, ठीक है ना जी। कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस हो गया, ओन लगा देंगे। लेकिन अगर सोने की हम बात कर रहे हैं तो सोते वक्त बेड उसे चारों से घेर लेता है, बेड में वो धंसता है, इसलिए हम लोग यहाँ इन लगाते हैं। अब बेटा ये सवाल थोड़े कंफ्यूजन से बने, ध्यान से देखने का काम की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी, ओके।
मैन और ट्री को अगर हम आपस में रिलेट करें तो सर जी ये है हमारे सामने एक पेड़, ये है हमारे सामने एक पेड़, ठीक है साहब, यहाँ बैठा है एक आदमी, यहाँ बैठा है एक आदमी। अब आदमी इस पेड़ के पास यूं बैठने का क्या रीजन होगा बताओ? आप बोले सर जी सीधी सीधी बात है, पेड़ धूप से इसको बचाएगा, पेड़ धूप से इसको बचाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी हम समझने की कोशिश करें एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसके नीचे हो गया मामला, तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, करेक्ट है। अगर इस छाया की हम बात कर रहे हैं तो छाया क्या कर रही है बेटा, इसको बताओ, छाया क्या कर रही है, इस इंसान की छाया को कवर कर रही है ना। यानी कि इस इंसान की जो छाया है, देखो एक शब्द होता है मेरे बच्चों शैडो, शैडो किसका होता है, जीवित प्राणियों का, शैडो किसका होता है, जीवित प्राणियों का, शेड किसकी होती है, जो निर्जीव होते हैं, ठीक है ना। ग्रामर में व्याकरण में पेड़ को नदी को इन सबको निर्जीव माना जाता है, समझ करेक्ट। हालांकि विज्ञान कहती है कि भैया ये अपने आप में सजीव होते हैं लेकिन हम इनको निर्जीव मानते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। तो सर यहाँ अगर हम समझने का काम करें इसकी छाया, पेड़ की छाया, ये इंसान पेड़ की छाया में अगर बैठा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसने सराउंड कर लिया छाया ने, हमने इन लगा दिया, ठीक है जी। दोनों सवाल बहुत बड़े डिबेटेबल है। अब बेटा पेड़ पर आ गया, एक और जगह पर लेकर चलता हूँ, ये पेड़ की टहनी है, ठीक है जी। यहाँ बैठा है भाई साहब आप लोगों का तोता, तोता नहीं बेटा, तोता बैठा है, ठीक है जी। यहाँ बैठा है तोता, ठीक है जी। तोते की चोंच कैसी होती है, तोता है मेरा तोता है भाई, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। इनकी आपस में पोजीशन को रिलेट करने का हम काम करेंगे, कैसे पोजीशन रिलेट को ध्यान से देखना बेटा। सर बर्ड और ट्री को हम रिलेट करें तो ट्री सराउंड कर रहा है बर्ड को, यानी कि जब हम इस बर्ड को ध्यान से देखते हैं तो इसके चारों ओर घिरा हुआ है क्या हमारा ट्री, तो भाई यहाँ पर हमारे सराउंड होने की वजह से देयर इज अ बर्ड इन द ट्री। लेकिन अगर हम इसकी बैठने की स्पेसिफिक लोकेशन बता दें तो हम क्या लगाएंगे, द बर्ड इज ऑन अ ब्रांच ऑफ द ट्री, खत्म, ठीक है भाई। अब देखो ये हमारे सामने अगली बात, अब देखो बेटा ज्यादा डिटेल पढ़ा रहा हूं बेटा, इसलिए नाराज नहीं होना है, अच्छे से तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई मैन प्लेन हो बस हो प्लेन हो कुछ भी हमारे सामने लिखा हुआ हो, तो सर जिसके ऊपर फर्श होता है, जिस यात्रा के साधन पर फर्श होता है, जिस पर चला जा सकता है, मैंने कहा चला जा सकता है, उसके लिए हम लोग ओन का यूज करते हैं। अगर जिस पर चला नहीं जा सकता, यानी कि जैसे कार हमने कहा जिस पर हम चल नहीं सकते, अगर हम कार की बात कर रहे हैं समझ, तो इसका मतलब वो क्या होगा अपने आप में, जिसके ऊपर अपना फ्लोर हो, ठीक है जी, जिस पर चला जा सकता है, हमेशा ओन लगता है। सर अब ये कोई नदी है, आदमी इसमें गोते मार रहा है भाई साहब, तैर रहा है, तो सर डूब गया प्यार में, बोट रिवर में है सर, बोट भी क्या है, ठीक है जी, बोट क्या है सर, बोट भी डूबी हुई है, ठीक है। तो आज बहुत सारी बात होगी मेरे बच्चों, नाराजगी को दूर रखिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, रिवाइज करके आइएगा। आज हमने प्रेपोजिशन के एक खूबसूरत डायमेंशन को कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने समझने का काम किया कि जो प्रेपोजिशन नाम की खूबसूरत चीज होती है ना भाई, वो पोजीशन को रिलेट करती है, किसी को रिलेट करती है, वो पोजीशन को रिलेट करती है। और जब वो पोजीशन को रिलेट करती है तो हमें समझ में आता है कि हमारे सामने किसी भी चीज को समझने के लिए छोटी सी चित्रकारी अगर हो जाए तो वो चीज को रिलेट करना सिखाती है। प्रेपोजिशन में कितनी तरह की हमें पेपर में देखने को मिलती है, हमने समझा। जनरल प्रेपोजिशन परिवार से मुलाकात हमने शुरू की, बचपन में से इतनी ही बात हमने कहीं रखी थी और हमने इसको पूरी गहराई से समझ लिया। अब हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये गारंटी है, मेरी बात समझे। जिसमें फ्लोर होता है, वोकेबल होता है, वहां ऑन यूज करते हैं। गाड़ी का फ्लोर आप चल नहीं सकते, इसलिए गाड़ी के लिए आप हमेशा इन यूज करते हैं, ठीक है भाई, ओके। तो ये सारी चित्रकारियों से मैं